चीजें समझ में आ रही है ना? अगर परेशानी नहीं हो तो कैमरे ऑन कर सकते हो। गुड। मोना आरती दो ने तो एटलीस्ट कैमरे ऑन करे। नाइस। सो चीजें समझ में आ रही है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही ज्यादा? गुड। नमस्ते हरिहरन जी। ओके, आ रही है थोड़ी थोड़ी। नया सब्जेक्ट है और बहुत गहराई वाला सब्जेक्ट है। इतने छोटे इसमें सिर्फ है ना, मतलब एक कि क्या ये है हम थोड़ा सा समझ सके उतना भर है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस करते रहना पढ़ना पड़ता है। It's a crash course sort of, just to familiar with the subject, familiarity with the subject, you know. हाँ, कि कैसे ये चीजें हैं। अगर हमारे को कभी कोई परेशानी है, कुछ है, तो थोड़ा बहुत हम अपने आप से समझकर कुछ चीजों को करते रहें, क्योंकि रेमेडीज को जब आप समझकर करते हैं या अपनी जिंदगी में आप कोई फेरबदल करना चाहते हैं, अच्छाई की तरफ आप जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी पूरी की पूरी जिंदगी का प्रारूप चेंज करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आज आपने कुछ मंत्र चैंटिंग कर लिए और फिर सोचोगे कि अब मेरा सब कुछ चेंज हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं होता है। जैसे पढ़ाई, हम जब बच्चा 3 साल का 4 साल का होता है तब से लेकर 18 साल तक, लगभग कम से कम 12-14 साल तक बच्चा पढ़ाई करता है, तब जाके वो नौकरी या बिजनेस करने के लिए तैयार होता है। तो ये तो जिंदगी है। इसको बदलने के लिए तो हमें बहुत सारी चीजों में बदलाव लाना पड़ता है। हमारा देखने का नजरिया, हमारा कार्य करने का तरीका, हमारा अपना जो व्यवहार है घर के लोगों के साथ, दूसरी चीजों के साथ, उन सबको बदलना पड़ता है। तभी जाकर एक सकारात्मक बदलाव आता है जिंदगी में। अदरवाइज कई लोगों को जब मैं कंसल्टेशन देती हूँ, मैंने सुना है हम 12 साल से शनिदेव को तेल चढ़ा रहे हैं, पर अभी तक है ना पैसे से संबंधित परेशानी नहीं गई। भाई जाएगी भी नहीं, क्योंकि तेल चढ़ाना तो आप एक कार्मिक क्रिया कर रहे हो, एक रिचुअल कर रहे हो, पर साथ में आप अपने सेवक के साथ किस तरह का संबंध रख रहे हो, अपने जूनियर्स के साथ आपकी रिलेशनशिप अगर खराब होगी तो आप 5 लीटर क्या 50 लीटर तेल भी चढ़ा दो, आय के साधन नहीं बढ़ने वाले हैं। आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ बहुत अच्छे से हो, सबका ध्यान रख रहे हो, और आपने एक भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया तो भी आपकी जिंदगी में फेरबदल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके कर्म का प्रभाव होगा। कर्म भी 2 तरह के होते हैं, कि आपके पिछली जिंदगी से संबंधित अगर कर्म है तो उनको आपको शिद्दत के साथ बहुत मेहनत करके ठीक करना पड़ता है। पर आपने अगर इस जीवन में अपने कुछ कर्मों को अच्छा कर लिया तो आपकी कई चीजें बदल सकती है, बशर्ते कि वो ऐसे कार्मिक कर्म ना हो कि जिनको भगवान ने ये कह रखा है कि ये तो आपको भोगने ही है। तो भोगने ही हैं, वो एक इस तरह का प्रारब्ध हो जाता है कि जिसको आप आसानी से ठीक नहीं कर सकते हो। पर फिर भी भगवान ने कभी भी अपनी कलम नहीं तोड़ी है। तो भगवान बोलेगा अच्छा ठीक है, तुमने पहले ये सब किया है और अभी तुम प्रायश्चित के रूप में आप अच्छा व्यवहार कर रहे हो, मेहनत के साथ काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई एक सपोर्ट सिस्टम आ जाएगा। तो डिपेंड करता है, और यही ज्योतिष है। ज्योतिष का काम ही यही है कि हम अपनी चीजों को, अपने कर्मों को समझ लें, हमको क्या अच्छा मिला है, क्या नहीं मिला है, क्या हम सावधानियां रखें। जो भी चीज हमारी है, अगर हमको वो पहले से पता है कि ये चीज ऐसी होने वाली है, आप उस पर रिएक्ट ही ना करो तो आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। जैसे आज की जो तिथि है, चतुर्दशी है, चतुर्दशी तिथि, ये तिथि का काम ही है कि आपके अंदर कुछ न कुछ अंदर से बदलाव लेके आना। अब आप उस बदलाव को समझने की बजाय आप इमोशंस में आकर बहकर
शॉर्ट टर्म, वो अचानक से गुस्सा कर बैठना कि मेरा ये काम क्यों नहीं ठीक से हो रहा, बिजली क्यों चली गई, मिसकम्युनिकेशन आपने कर दिया। तो अगर आप अपने हाथों अपनी चीजों को बिगाड़ोगे तो बिगाड़ते रहो, पर अगर आप अपने मन को शांत करके कि ठीक है, जो भी आया है किसी कारण से आई है ये चीज, ये परेशानी निकल जाएगी, उसको सॉल्यूशन ढूंढने बजाय कि चिल्ला चोट करे। दोनों तरीके आप ही के पास हैं। कल जैसे पूर्णिमा है, कल का चंद्रमा बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी एंजाइटी, फियर लेकर आने वाला है। अब या तो आप उस फियर और एंजाइटी में 2 परेशानी को 4 परेशानी में कन्वर्ट कर लो, या 2 को 0 कर लो। कुछ नहीं करना है, केवल नींबू के रस से नहाना है। बस नींबू के रस से नहा लो, छोटा सा काम है। मन को शांत रख लो, कोई भी चीज आए सबसे पहले भगवान का नाम ले लीजिए, नींबू के रस से नहा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अदरवाइज एक कम्युनिकेशन में गलती होगी, उससे दूसरी गलती, तीसरी गलती, उनको बढ़ाकर पहाड़ बना लो, मर्जी आपकी। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। मैडम सॉरी, ऑल Sir, पूर्णिमास 11 जूस से इमीडिएट पहले नहीं नहाने का? नहीं नहीं Only for नहीं, tomorrow. अच्छा अच्छा, ओके। कल का चंद्रमा जो है जिस Okay. पर्टिकुलर राशि नक्षत्र में है अच्छा, उसके कारण से ये वाली रेमेडी है। ओके, थैंक यू। हर बार एक जैसे नहीं। एक नींबू का रस बाल्टी में डालो और बस उसी से नहा लो साबुन डालने से पहले। मधु जी, आप 1/4 नींबू का रस भी लेंगे तो भी चल जाएगा। अच्छा मैम, तो इसमें जो अगर मैं कोई और रेमेडी ऑलरेडी जो आपकी बताई हुई है मैं ऑलरेडी कर रही हूँ नहाने से पहले, तो उसके बाद करना चाहिए उस रेमेडी को, या उस रेमेडी को पहले वाली को छोड़ के सिर्फ ये करना चाहिए? सिर्फ ये कर लीजिए। अच्छा चलिए हम आज शुरू करते हैं चंद्रमा से। हमने कल 9 ग्रह 12 भावों के 12 राशियों के बारे में जाना था, और लग्न क्या होता है, राशि क्या होती है, सन साइन सूर्य लग्न क्या होता है, इनके बारे में जाना समझा था। तो जो चंद्रमा होता है, चंद्र राशि होती है, चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। हमारे मन के भावों के बारे में बताता है, हमारे परिवार के साथ संबंधों के बारे में बताता है। इसीलिए पहले के समय में सारी चीजें चंद्रमा को देखते हुए की जाती थी। आपके जन्म के समय पे चंद्रमा जिस पर्टिकुलर राशि से निकल रहा होता है वो बनती है आपकी चंद्र राशि। ऐसे ही जन्म के समय पर चंद्रमा जिस पर्टिकुलर नक्षत्र में होता है, जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से जिस पर्टिकुलर नक्षत्र में चंद्रमा होता है उस नक्षत्र को हम जन्म का नक्षत्र कहते हैं। जब भी पंडित जी पूजा करवाते हैं तो पूछते हैं कि अपना नक्षत्र बताइए, तो ये वही आपका नक्षत्र है जन्म का। जन्म के नक्षत्र के आधार पर ही हमारी दशाएं चलती है। जैसे बोला जाता है आपकी राहु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, तो ये पूरा की पूरा इसका कैलकुलेशन होता है, वो भी जन्म नक्षत्र से ही होता है। जन्म नक्षत्र से हम ताराबल के बारे में जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा निकलेगा, अच्छा निकलेगा, किस तरह की आप आज के दिन आपके साथ कोई इवेंट हो सकता है, तो वो महादशा, अंतरदशा, आपकी बाकी की सारी चीजों के साथ साथ चंद्रमा का बल देखा जाता है कि चंद्रमा आज अच्छी ताकतवर स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है, या किसी और ग्रह के कारण से दब गया है। तो जैसी भी उसकी स्थिति होती है उसके अनुसार हमारी निर्णय क्षमता रहती है। अगर हमें ये पता हो कि हमारा आज का चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो उस दिन हम कोई नया काम शुरू नहीं करते हैं। उसी को मुहूर्त कहा जाता है। मुहूर्त में यही देखा जाता है कि आपका चंद्रमा बलवान है या बलहीन है। अगर बलहीन है तो हम उस दिन वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी आप काम करने जा रहे हैं, गाड़ी खरीदना, नया भवन वगैरह लेना, या कोई और किसी भी इम्पोर्टेंट तरीके का काम कर रहे हैं, तो उसके साथ आपका चंद्रमा का संबंध किस तरह से बन रहा है, उसी के आधार पर ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो इसलिए चंद्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। अब हम आते हैं
12 भावों पर। जिस तरह से 12 राशियां होती है, पर 12 राशियों को 7 ग्रहों का अधिपत्य मिला है, और 2 ग्रह जो हैं राहु केतु, वो किसी भी राशि को इंडिकेट नहीं करते हैं। अब हमारी जिंदगी पूरी की पूरी जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो हमारा सफर है, उस सफर के बारे में हमारा ये जो चक्र है, जन्मांग चक्र, लग्न कुंडली या सिर्फ टेवा इस तरह से, या लग्न जो कहा जाता है, इससे हमारा पूरा की पूरा जिंदगी के बारे में पता चलता है। इसमें जो ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट है, ऐसे ही साउथ इंडियन स्टाइल का एक चार्ट बनता है, वेस्टर्न स्टाइल का चार्ट बनता है। तो ये बनाने का, कुंडली बनाने का तरीका कोई सा भी हो सकता है, पर इनको पढ़ने के जो नियम हैं वो हर जगह पर एक जैसे होते हैं। नॉर्थ इंडियन स्टाइल में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, साउथ इंडियन स्टाइल में ये क्लॉकवाइज घूमता है, वेस्टर्न स्टाइल में ये राउंड शेप में रहता है। तो अलग अलग तरीके से वहां पर भी क्लॉकवाइज ही घूमता है। तो तरीका अलग है बट नियम एक ही है। अब ज्यादातर आजकल कुंडलियां नॉर्थ इंडियन स्टाइल से बनती हैं। तो ये जो पहला खाना है, इसको हम बोलते हैं भाव। हिंदी में भाव बोला जाता है या घर बोला जाता है, इंग्लिश में हाउस कहा जाता है, फर्स्ट हाउस। तो ये फर्स्ट हाउस, पहला भाव, पहला घर, पहला खाना, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, और यही आपका लग्न भी होता है। यहाँ पर 1 से 12 में से जो भी राशि होगी वो राशि आपकी लग्न राशि बन जाती है। अब जैसे ही जन्म होता है, हमको शरीर मिलता है, तो वो राशि हमारे लग्न यानी कि हमारी कंप्लीट पर्सनैलिटी, हमारे व्यक्तित्व के बारे में, हमसे जुड़ी सारी चीजों के बारे में मोटे तौर पर यहाँ पर जो भी राशि बैठी होती है वो बताती है। अब राशियों का स्वभाव, राशियां किस तरह से काम करती है, ये मैंने आपको कल बताया है, पर उसमें से कई लोगों को लगेगा कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। उसका कारण ये होता है कि अब जो भी राशि यहाँ पर बैठी हुई है, उस राशि में मान लीजिए कोई ग्रह आके बैठ गया, 1 ग्रह भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है किसके में किस तरह से है। या हो सकता है कोई ग्रह नहीं है, केवल राशि अकेली है, ग्रह कहीं और बैठा हुआ है, इन पूरे के पूरे 12 भावों में से कहीं और बैठा हुआ हो सकता है। तो जैसे हम बातचीत करते हैं तो सामने देखते हैं, तो ऐसे ही सारे ग्रहों को सामने जहां भी वो बैठे हैं, अपने से सामने वाले भाव में वो देखते हैं। जैसे कोई ग्रह यहाँ बैठा है तो इसके जस्ट सामने ये वाला ग्रह है, कोई ग्रह यहाँ बैठा है तो उसके जस्ट सामने ये वाला ग्रह आएगा। तो उसको हम कहते हैं दृष्टियां। तो ग्रह या तो राशि में बैठकर, मतलब जो भी ये घर है, भाव है, इस भाव में बैठी हुई राशि, राशि के साथ कोई ग्रह बैठ गया, दृष्टि आ गई। तो कई बार जिस तरह की चीजें मैंने कल बतलाई है राशियों के बारे में, उस तरह से आपको नहीं दिखेंगी, थोड़ा सा कुछ अलग भी दिख सकती हैं। जैसे शनि है, शनि नॉर्मली धीमे चलने वाला ग्रह है, 2.5 साल का समय लेता है वो एक राशि से दूसरी राशि में जाने में, मतलब कि एक घर से दूसरे घर में जाने में शनि को 2.5 साल का वक्त लगता है। और मेष राशि कैसी है, आक्रामक स्वभाव की, तेज चलने वाली। अब तेज चलने वाली राशि में अगर शनि आकर बैठ गया मेष राशि में, तो क्या होगा, अब आक्रामक स्वभाव उतना आक्रामक नहीं रहेगा, थोड़ा सा व्यक्ति शांत गंभीर स्वभाव का हो जाएगा, थोड़ा सोचेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कहा मेष राशि वाले ऐसा करेंगे तो ऐसा ही करेंगे, डिपेंड करता है आपकी अपनी पत्रिका में बाकी के ग्रहों की परिस्थितियां कैसी है। पर मोटे तौर पर हमको सीखने के लिए हर राशि का, हर घर का एक अलग अलग तरीके से समझना जरूरी है। जब आपको सारी चीजें पता होती है, तभी आप उसमें से क्या चीज आपके लिए उपयुक्त है जान सकते हैं। फिर जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, उसके जन्म होते ही बच्चे को मिलते हैं परिवार, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी। तो ये जो दूसरा भाव है,
ये है परिवार का भाव, जो आपको जन्म के समय नेचुरल रूप से जो पारिवारिक रिश्ते मिलते हैं वो कुटुंब दूसरे भाव से देखा जाता है। आप कितनी कमाई करेंगे, आपकी आय क्या होगी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी रोज की आय, महीने की आय, तो जो भी आपकी इनकम है वो आय के बारे में भी यही घर बताता है। अब जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को सबसे पहले दूध या कुछ न कुछ शहद चटाते हैं, मतलब खाने पीने से संबंधित। तो दूसरा भाव आपकी खाने पीने की आदतों के बारे में भी बताता है। खाने पीने की आदत, आपका स्वभाव, आपका परिवार के रिश्ते, धन, ये सब चीजें हम यहीं से देखते हैं। इसके बाद आता है तीसरा भाव। जो तीसरा भाव है ये बताता है कि आपके अंदर किसी भी कार्य को करने की क्षमता कितनी है, कितना अच्छे से आप कोई काम कर सकते हैं, आप कितना लगातार लगकर मेहनत करके काम करेंगे, या आप जस्ट जो सामने आया थोड़ा सा काम कर लिया। मतलब कि आपको जो एक लगातार लगकर सतत कार्य करना है वैसी चीज आप करना चाहते हैं, या जस्ट जो हो गया ठीक है, नहीं हो गया तो आपकी कार्य करने की क्षमता, इफर्ट्स जिसको कहते हैं, वो तीसरा भाव बताता है। साथ ही तीसरा भाव आपकी लिखने की क्षमता कैसी है, आप कितना अच्छा लिखेंगे। अगर आपको कोई डील साइन करनी है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड डील हो, इंटरव्यू के कागजात की डील हो, या कुछ भी साइन करना है, तो उन सब के बारे में भी तीसरा भाव बताता है। तीसरा भाव साथ ही आपके अपने जो सिबलिंग्स होते हैं उनके बारे में भी बताता है। तो आपका अपना रिश्ता अपने भाई बहनों के साथ कैसा है उसको हम यहां से समझ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है चौथा भाव। ये जो चौथा भाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यही भाव आपकी अपनी, जब शादी होती है तो उसके बाद जो पति पत्नी का एक जो न्यूक्लियर फैमिली की शुरुआत होती है उसके बारे में यहीं से जाना जाता है। आपको कितना सुख मिलेगा उसके बारे में भी हम यहीं से जानते हैं। सुख में कमी होगी, आपको पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो भी हम यहीं से समझते हैं। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए कि राहु आकर बैठ गया, तो फिर राहु का तो काम ही है कुछ न कुछ परेशानियां क्रिएट करना। तो ये राहु अब आपकी मानसिक जो मन की शांति है उसको तो ये दूर कर देगा। मतलब कि अब आप लगातार कार्य करने वाली चीज में आ जाएंगे, कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी और आपको लगेगा कि मैं इस चीज को कैसे दूर करूं, लगातार काम में लगेंगे। पर यहाँ का राहु आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि ये जो आपकी कार्य करने की क्षमता है, क्योंकि घर परिवार में सुख नहीं मिल रहा है तो अब व्यक्ति सुख कहाँ ढूंढेगा कि मेरे को करियर में एक अच्छी चीज मिल जाए, अचीवमेंट मिल जाए, उसके बारे में जानने समझने की कोशिश करेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर कोई और ग्रह आके बैठता है तो डिपेंड करता है कि जो ग्रह का स्वभाव है उसके अनुसार फल मिलते हैं। अगर मंगल यहाँ आकर बैठ गया तो वैवाहिक सुख में कमी कर देगा, कुछ न कुछ इस तरह की बातचीत पति पत्नी के बीच में होना शुरू हो जाएगी कि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, चाहेंगे तो भी वहां कुछ न कुछ परेशानियां आ जाएगी। तो कौन से भाव में कौन सी राशि है, वो ग्रह किस तरह से बैठा हुआ है, उसके अनुसार हमारा दिमाग, हमारा कार्य करने की चीजें चलती है कि हम उसी अनुसार सोचने लगते हैं। और यहीं पर जाकर हमारे को चीजों को समझने की जरूरत है कि अगर मेरा राहु यहाँ बैठा है तो मुझे मानसिक शांति नहीं मिलनी है। अगर मुझे मानसिक शांति घर परिवार से नहीं मिलनी है तो आर्ग्यूमेंट्स कर करके परेशानियों को मत बढ़ाइए, काम पर फोकस कर लीजिए। तो वो परसेप्शन को कैसे चेंज करें,
जब आपको ये पता होगा कि आपका कौन सा ग्रह आपको क्या चीज दे रहा है, तभी आप कर सकते हैं। अदरवाइज हम अंधेरे में तीर मारते रहेंगे, बोलते रहेंगे इसने ऐसा करा, उसके कारण मेरे साथ ये हो गया, उसने वो करा इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया, मेरे माता पिता ने मेरे को सही शिक्षा नहीं दी, अच्छी जगह पर जाने नहीं दिया, इसलिए परेशानी हो गई। पर एक्चुअल में तो हमने कुछ ना कुछ पिछली जिंदगी में ऐसा काम किया था अपनी माँ के साथ या अपनी मातृभूमि के साथ कि जिसके कारण राहु हमें यहाँ मिला है। तो चीजों को समझने की जरूरत होती है। इसके बाद होता है पांचवा भाव। पांचवा भाव जो है संतान का भाव है। आपको संतान का सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा, संतान होगी, नहीं होगी, संतान हो गई और उसके बाद बड़ी होकर वो आजकल का जो चलन चल रहा है कि विदेश चले जाते हैं बच्चे, तो वैसा कुछ हो गया, उसका भी मतलब है कि आपको संतान के सुख में कमी है, मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई आप लोग के बीच में कोई कड़वी बातचीत नहीं हुई है, पर बच्चा अपनी मर्जी से विदेश जाकर अपना करियर बना रहा है, इसलिए आप यहाँ पर अकेले हैं। तो भले आपको ऐसे कहने को रहता है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, पर पत्रिका के हिसाब से ये इसी श्रेणी में आएगा कि आपको सुख नहीं है, क्योंकि बच्चा आपके साथ रहकर आपको जो भावनात्मक रूप से सहयोग करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। कई बार आजकल जो चल रहा है कि IVF वगैरह करवाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपका पांचवा भाव डैमेज होता है। यहाँ पर कोई ऐसा नकारात्मक ग्रह बैठा होता है या कहीं और बैठा हुआ ग्रह यहाँ पर इस तरह से दृष्टि डाल रहा है कि संतान होने में वो दिक्कतें क्रिएट कर रहा है। इसमें आप ये सब करने की बजाय, क्योंकि यही भाव आपकी पिछली जिंदगी में आपने जो भी कर्म करे हैं उसका पुण्य है, इसको हम कहते हैं पूर्व पुण्य। तो अगर आपके पूर्व पुण्य अच्छे रहेंगे तो आपकी संतान आपको अच्छी मिल जाएगी, आपको अपनी एजुकेशन जो है वो अच्छी मिल जाएगी, आपको अपना पढ़ाई या जो भी शिक्षा आपने ली है उसको आप सही समय पर यूज कर पाएंगे। मतलब जहां पर जो चीजें चाहिए आसानी से सब कुछ मिलना, वो पांचवें भाव के कारण होता है। आपका पेट किस तरह का है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका ठीक तरह से डाइजेशन है, जो भी पेट संबंधित रोग हैं वो भी यहीं से हम देखते हैं। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए यहाँ पर कौन सी राशि है, कौन से ग्रह देख रहे हैं, उनको अगर आपने समझ लिया और उस ग्रह के अनुसार आपने अपनी जिंदगी में अपने व्यवहार में कुछ बदलाव ले आए तो ये आपका आसानी से ठीक हो जाएगा। आप अगर वो चीज को समझने की बजाय आप एलोपैथी की कोई ना कोई मेडिसिन वगैरह खाते रहेंगे तो ये ग्रह, ये वाला भाव वो भी बता देता है कि अगर आपने ऐसी मेडिसिन खाई तो इनका आपको क्या विपरीत नुकसान मिलेगा। उस नुकसान को भी समझने के लिए हमको यही पंचम भाव को देखना होता है। तो पंचम भाव आपके क्या इनोवेटिव आपके आइडियाज हैं, ऐसी कौन सी आपकी क्रिएटिविटी की स्किल है कि जिसके कारण आप दक्षता के साथ अपने कार्य का निर्वहन कर सकते हो, संतान सुख पा सकते हो, आपको खाना जो भी खाएं वो पच जाए, इन सब के बारे में पांचवा भाव बताता है। इसके बाद आता है छठा भाव। छठा भाव जो है ये आपके रोग, ऋण और शत्रु के बारे में बताता है। आपको किस तरह के रोग होंगे, छोटे रोग होंगे या बड़े होंगे, लंबे समय चलने वाले होंगे, थोड़ी सी मेडिसिन खाई या केवल दिनचर्या में बदलाव करके आप ठीक हो जाएंगे, छठा भाव बताएगा। ऐसे ही आप कितना ऋण लेंगे, जितना भी आप लोन लेंगे उसको आप किस तरह से कैसे चुकाएंगे उसके बारे में भी छठा भाव ही बताता है। आपके शत्रु किस तरह से रहेंगे उसके बारे में भी छठा भाव बताएगा। तो रोग,
ऋण, शत्रु, इन सब के बारे में छठा भाव बताता है। अगर छठा भाव आपका अच्छा होगा तो आपके रोग, ऋण, शत्रु कम होंगे। और अगर यहाँ पर आपके नकारात्मक ग्रह ज्यादा बैठ गए तो आपके रोग, ऋण, शत्रु बढ़ेंगे और आप इन्हीं से निपटने में लगे रहोगे। तो आप अपना लाइफ में और कुछ जो दूसरी चीजें करनी है वो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको कोई प्रतिस्पर्धा में भाग लेना है तो उस कंपटीशन में जीतने के लिए भी आपको यही छठा भाव की मदद चाहिए। अगर छठा भाव सही तरीके से आपने इसको संतुलित कर लिया तो प्रतिस्पर्धा में जीत भी यही भाव दिलाएगा, आपके रोगों का शमन भी यही करेगा। तो छठे भाव में जैसे कि मंगल हुआ, अगर मंगल यहाँ पर बैठ जाता है तो ये आपके दुश्मनों में कमी लाता है। पर फिर यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि राशि कौन सी बैठी हुई है, क्योंकि कुछ राशियों में मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है पर कुछ राशि में मंगल अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। अब यहाँ पर छठे भाव में अगर कर्क राशि आ गई और मंगल बैठ गया तो आपके दुश्मन हमेशा आपके ऊपर हावी रहेंगे। बट अगर यहाँ पर मेष राशि आ गई और मंगल आ गया तो आपके दुश्मन आपका कुछ भी बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप उनके ऊपर हमेशा हावी रहेंगे। तो हमारे को समझने की जरूरत है कि हमारा क्या राशि है, किस भाव में, वहां पर कौन सा ग्रह देख रहा है, आपकी दशा कौन सी चल रही है। क्योंकि मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जो भी राशि बैठी है उसका जो राशि का स्वामी है उसकी आपकी महादशा चल रही है। मान लीजिए कि यहाँ मंगल बैठा है और आपकी मंगल की महादशा चल रही है, तो जब भी जिस ग्रह की महादशा चल रही होती है उस ग्रह से संबंधित जो भी भाव हैं, जहां भी उस मंगल ग्रह की दृष्टियां पड़ रही होगी, वो सारे भाव प्रभाव में आ जाते हैं और उन चीजों से संबंधित इवेंट्स एक के बाद एक लाइफ में होने लगते हैं। अब कोई भी जो प्रॉमिस है, क्योंकि आपका जन्म का जो पत्रिका है ये तो ये बताएगी कि आपने जन्म लिया है, ये योग है, आपको ये वाली अच्छी शुभ चीजें मिलेंगी, ये वाली चीजें को मिलने में दिक्कतें आएगी। पर अगर आपकी महादशा अंतरदशा में जो अशुभ चीजें बताई गई है उसकी महादशा ही नहीं आई तो आपको वो अशुभ चीजें मिलेगी ही नहीं। बट बाय चांस आपके अशुभ वाली दशा जब आपको करियर बनाना है उसी समय में आ गई तो आप करियर अपना अच्छे से बना नहीं पाएंगे, उसमें हमेशा आपको दिक्कतें आएगी। और जब समय निकल जाता है उसके बाद फिर चाहे शुभ दशा भी आ जाए तो थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है। तो हमारे लिए हमेशा एक मोटे तौर पर हमारी क्या दशा चल रही है, अभी किस तरह के हमारे बाकी के ग्रह कैसे चल रहे हैं, जानना समझना हर एक के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी चीजों की किस समय पर क्या करना है, कौन से उपाय करने हैं, उसको करते रह सके। अगर हम रोज ही अपने कुछ उपाय, जिसको हम कहते हैं ना कि आदत में आ जाना, अभी आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं तो ये आपको बोला नहीं जाता है कि आज ब्रश करो कल ब्रश मत करना, वो आपने अपनी आदत में ले लिया है। तो ऐसे ही अगर आपको ये मालूम हो कि कौन से शुभ योग हैं, कौन से अशुभ योग हैं, कौन सी महादशा चल रही है, और आप उसके हिसाब से अपनी आदत में उन ग्रहों की चीजों को ले आते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जो ये 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह पूरे के पूरे तरीके से हमारे शरीर में हैं। हमारा सुबह आंख खोलने से लेकर रात के सोने तक ये सारे ग्रह हमारे साथ रहते हैं और हर समय ये हमको एक चेतावनी देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आप ये काम करो, इस तरह से करो। पर हम चूंकि बाहरी वातावरण में इतना ज्यादा शामिल होते हैं कि ग्रह क्या बोल रहे हैं उसको हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो फिर कुछ समय के बाद ग्रह बोलते हैं ठीक है मैं आराम कर रहा हूं, तुम करो अपना जो काम करना है।
क्योंकि जब आप सुबह उठते हो, आंखें खोलते हो, आप अपने सूर्य को जगाते हो। जब आप सुबह सुबह पहली बार जल ग्रहण करते हो, आप अपने चंद्रमा को जगा रहे होते हो। तो उस ऐसे पूरे दिन भर में हम अलग अलग ग्रहों से संबंधित अलग अलग क्रियाएं करते हैं। अब ऐसे में ये जो 12 भाव हैं, ये भी बताते हैं कि आप कौन से समय पर कौन सी क्रिया करें। और अगर आप उस क्रिया को भी समझ लें और इन सारे ग्रहों के साथ जोड़ लें, तो आपकी सारी चीजें यहीं पर रोज की जो डेली रूटीन की आपकी लाइफ है, उसी में ठीक हो सकती है। इसके बाद आता है 7वां भाव। 7वां भाव जो है, ये आपके लाइफ पार्टनर का है, पति या पत्नी का भाव है। आप अगर कोई व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय के बारे में, या व्यवसाय किस तरह से आप करेंगे, उन सभी के बारे में भी 7वां भाव ही बताता है। जब आप बिजनेस करते हैं तो जो बिजनेस पार्टनर होते हैं, उनके बारे में भी 7वां भाव ही बताता है। 7वां भाव, हम जब भी कभी किसी सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं, तब हमारा ये 7वां भाव जागृत हो जाता है और ये बताता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे आसानी से अच्छे से बात करेगा, नहीं करेगा, या हमारा सामने वाले के प्रति किस तरह का व्यवहार रहेगा। क्योंकि ये हम हैं, ये हमारे पति या पत्नी है, बिजनेस पार्टनर है, हमारा बिजनेस है, और ये दोनों जगह पर जो भी ग्रह बैठा होगा, वो आमने सामने एक दूसरे को हमेशा देखते हैं। इसके बाद आता है 8वां भाव। 8वां भाव जो है, ये आपकी आयु कितनी होगी, लंबी आयु होगी, मध्यम आयु होगी, छोटी आयु होगी, किस तरह की आयु होगी, आयु के बारे में बताता है। आपको अभी कभी जैसे कोर्ट केस वगैरह होते हैं, तो अगर आपको कभी कोई कोर्ट केस वगैरह होता है, तो उसके बारे में भी यही घर बताता है। पर मान लीजिए कोई वकील है, न्यायाधीश है, उसको तो रोज ही कोर्ट जाना है, तो उसके लिए ये वाला भाव एक अलग तरीके से कार्य करेगा। तो आप कौन सा कर्म कर रहे हैं और उस कर्म से संबंधित आप कहाँ जा रहे हैं। जैसे कि पुजारी होगा तो वो तो मंदिर रोज जाएगा, क्योंकि मंदिर उसका कर्म स्थान है। वकील के लिए कोर्ट कचहरी उसका कर्म स्थान है। टीचर के लिए स्कूल कॉलेज उसका कर्म स्थान है। हर एक का कर्म स्थान अलग होता है, और इन्हीं 12 भावों में अलग अलग जगह पर हर एक का कर्म स्थान होता है। अब मान लीजिए कि 8वां भाव है किसी का जो कोर्ट कचहरी जा रहा है, वकील वगैरह का, तो उसका 8वां भाव जब बार बार जागृत होगा, तो 8वां भाव अड़चनों का भी है, परेशानियों का भी है। उसकी लाइफ में परेशानियां भी बढ़ेंगी। अब अगर उसे समझ में आ जाए कि मेरा ये कर्म भाव है, यहाँ पर जाकर मुझे ये अच्छी चीज मिलेगी, साथ में मुझे ये परेशानियों वाली चीज भी मिलेगी, मैं ऐसा क्या अपनी रोज की जिंदगी में करूं कि ये परेशानियां ऑटोमेटिकली कम होती जाएं और मेरा लाभ, मेरे क्लाइंट्स, मेरी जो दूसरी चीजें हैं वो बढ़ सके। तो उसको समझने के लिए भी आपको ज्योतिष का ही सहारा लेना पड़ेगा। अचानक होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं, वो भी 8वां भाव ही बताता है। आपको इनहेरिटेंस में कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी या मिलेगी भी नहीं, दोनों ही परिस्थितियां, या भाई बहनों के साथ या किसी के साथ कोर्ट कचहरी में लंबा मुकदमा जीतने के बाद मिलेगी। तो जो इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलना है, किस तरह से मिलना है, कब मिलना है, उन सब का जवाब भी 8वां भाव देता है। 8वें भाव के बाद आता है 9वां भाव। 9वां भाव जो है, ये भाग्य का घर है, आपका भाग्य स्थान है। ये घर गुरु का है, बृहस्पति। जब बृहस्पति है, भाग्य है, तो साथ ही ये आपके पिता का भी घर है, क्योंकि हमें जीवन में जो भाग्य मिलता है
अपने पिता के द्वारा मिलता है। हमारे जन्म के समय पर हमारे पिता की जैसी भी आर्थिक स्थिति होती है उसी के अनुसार वो हमारा पालन पोषण करते हैं। उनका अपना जो भी संस्कार उन्होंने अपने माता पिता से लिए हैं वही संस्कार वो आपको दे रहे होते हैं। यानी कि आपका जो फैमिली लीनिएज है, जिसको कि हम कहते हैं कि हमारे पितृ, आपके पितृ भी यहीं से देखे जाएंगे। आपकी कुंडली में पितृ दोष बनेगा, उसके लिए भी एक ये घर और ऐसे दूसरे और ग्रह और बहुत सारी उसमें कैलकुलेशन है। बट मोटे तौर पर अगर आपका नवा भाव खराब हो गया तो आपको लाइफ में, जिसको हम कहते हैं ना कि एक भंवर में फंस जाना, जिसमें से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं पर एक ही जगह पर घूमे जा रहे हैं। पैटर्न ऑफ द लाइफ बन जाता है कि आप कितनी भी कोशिश करें। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि हम पैसे इकट्ठा करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या किसी भी चीज के लिए, पर कुछ ऐसी स्थिति होती है कि पैसा पहले ही खर्च हो जाता है और जो भी भवन लेना है वो हम ले ही नहीं पा रहे हैं, डिले हुए चले जा रहा है, या नौकरी वगैरह कर रहे हैं पर बॉस से आसानी से बन नहीं रही है, प्रमोशन आसानी से नहीं मिल रहा है। जब तक आप अपना नवा भाव अच्छा नहीं करेंगे, वो लाइफ की जो आपकी शिकायतें हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं वो ऐसी की ऐसी बनी रहने वाली है। कुछ समय के लिए दशाओं के कारण से या और कोई जो गोचर का ग्रह होता है उसके कारण से कुछ समय के लिए शांत हो सकती है, पर पूरी तरह से वो जाएंगी नहीं, वो वापस से उठकर ऊपर आती है। तो नवे भाव को अगर आप समझ लें कि यहाँ पर कौन सी आपकी राशि है, कौन से ग्रह आप देख रहे हैं, और उसके अनुसार अगर आप अपने व्यवहार को चेंज कर लें, कर्म करना शुरू कर लें, तो आपका नवा भाव आपका भाग्य बढ़ा देगा, आपको यश सम्मान प्रदान कर देगा। नौकरी में जो कंटिन्यूटी चाहिए वो चीज आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही एक और चीज आपको मैं बताती हूँ। कई बार हम कहते हैं कि बालाजी या जो बहुत ही अच्छे बड़े वाले जो मंदिर होते हैं जहाँ आध्यात्मिक बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है, इन जगहों पर जाते हैं तब आपका ये नवा भाव बढ़ता है। पर यही नवा भाव आपको जब स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है तो साथ ही आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ जो होती है उसको कमी भी कर देता है, क्योंकि आपको जिंदगी में दो चीजें कभी एक साथ नहीं मिल सकती है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी उतनी ही मिल जाए जितनी आपको मटेरियलिस्टिक ग्रोथ चाहिए, मतलब पैसा वैभव वाली। बहुत ही कम केस में जो बैलेंस करके इन चीजों को चला सकते हैं उनको मिल पाती है। तो आपको ये समझना कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो और साथ ही वैभव वाली पैसों की मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी हो, उनको समझने के लिए भी नवे भाव को समझना बहुत जरूरी है। नवे भाव के बाद आता है 10वां भाव, दशम स्थान। अब अगर आपका जो दशम स्थान है ये आपकी कर्म भूमि है। लग्न जो है, लग्न बताता है आपकी सोच, आपका बीज, कि आप एक सूक्ष्म रूप में आपने जो जन्म लिया है, जो भी आपकी 100-120 साल की जितनी भी आपकी उम्र रहती है, इतने समय में आप किस तरह का कर्म करके कितने लोगों को आप सहायता प्रदान करेंगे, परेशानियां देंगे, क्या करेंगे, उन सब का बीज ये लग्न है। और ये वो भूमि है कि जो बताती है कि कितने आसानी से आपको चीजें इस जन्म में मिलेंगी, परेशानियों से मिलेगी। तो आप ये दशम भाव को वो कह सकते हो, ये वो गीली मिट्टी है जहां पर उपजाऊ भूमि भी हो सकती है ताकि आप बहुत कुछ कर सके जीवन में। पथरीली मिट्टी भी हो सकती है कि मेहनत करते रहो पर बहुत ही थोड़ा सा आपको रिजल्ट मिल रहा है। मिक्स वाली भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका दशम भाव किस तरह का है। फिर से वही बात आती है, पिछले जन्म में
पूर्व पुण्य अगर अच्छा अर्जित किया होगा तो दशम भाव आपका अच्छा होगा। अगर पिछले जन्म में अगर कुछ ऐसे कर्म किए होंगे तो उसके कारण दशम भाव आपको परेशानियों से भरा हुआ मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी सारी की सारे ग्रहों की परिस्थितियां। किसी एक इस पे नहीं, पर ये बेसिकली कर्म का स्थान है, क्योंकि ये कर्म का स्थान है इसलिए इसको नौकरी से जोड़ दिया गया है कि नौकरी अगर आप करोगे तो किस तरह की नौकरी आपको मिलेगी, नौकरी में आपको ऊंची पदवी मिलेगी, कैसी पदवी मिलेगी, वो सब ये दशम भाव बतलाता है। दशम भाव के बाद आता है 11वां भाव। 11वां भाव जो है यह आपका लाभ का भाव। आपको कितने गेन्स होंगे, किस तरह के होंगे, आपको लोगों का सहयोग मिलेगा, मित्र मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, उन सभी के बारे में 11वां भाव बतलाता है। जब 11वां भाव अच्छा होता है तो हमें बहुत सारे अच्छे मित्र मिल जाते हैं, समय पर सहयोग करने वाले मित्र मिल जाते हैं। और अगर 11वां भाव खराब होता है तो मित्रों का सहयोग नहीं मिलेगा। आप मित्रों की मदद करते रहेंगे पर मित्र आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आपका बैंक बैलेंस कितना रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, उन सब के बारे में भी यही 11वां भाव बतलाता है। इसके बाद जाके आता है 12वां भाव। 12वां भाव जो है ये मोक्ष का भाव है, खर्चे का भाव है। आपको नींद कितनी आएगी, किस तरह की आएगी, उसके बारे में भी 12वां भाव बताता है। अगर कोई विदेश जाके रहना चाहता है या विदेश यात्रा करने जाता है उसके लिए भी 12वां भाव ही बताता है। साथ ही 12वां भाव हॉस्पिटल में एडमिट होना मतलब हॉस्पिटलाइजेशन, उसके बारे में, जेल के बारे में, किसी भी जगह पर अकेले शांत रहना, आइसोलेशन में, आश्रम में, उन सब के बारे में 12वां भाव बताता है। तो 12वें भाव को अगर आप समझ लें तो आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं। अच्छी नींद के लिए आप अपने 12वें भाव को अगर अच्छा रखेंगे, कुछ न कुछ 12वें भाव से संबंधित उपाय करते रहेंगे, आपकी नींद अच्छी रहेगी, साउंड स्लीप मिलेगी। अदरवाइज ओवर थिंकिंग के कारण नींद से संबंधित परेशानी आ सकती है। तो इस तरह से हम ये पूरा 12 भावों का हमारा ये जन्मांग चक्र रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु, क्योंकि ये मोक्ष है इसलिए यहाँ पर हमारा आखिरी हिस्सा आ जाता है। अब राशि, ग्रह, दशा, अंतरदशा, फिर जब चंद्र राशि रहती है तो चंद्र राशि से शनि का गोचर हम देखकर 7.5 के बारे में जानते हैं। या कोई भी, जैसे अभी 17 जनवरी को शनि चेंज होगा तो शनि कुंभ राशि में आएगा। अब आपकी पत्रिका में कुंभ राशि जहां कहीं भी होगी, शनि आपके उस भाव को प्रभावित करेगा। उस भाव को प्रभावित करेगा तो शनि के जिस तरह के काम हैं, जैसे धीमे चलना, कुछ न कुछ अड़चने देना, देरी करवाना, तो उस तरह की चीज आपके जीवन में थोड़ा सा आ सकती है। गोचर का मतलब होता है कि आज की तारीख में कौन सा ग्रह किस राशि में भ्रमण कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जन्म के ग्रह कैसे हैं, हमारी दशा अंतरदशा कैसी है, उसके बाद गोचर के ग्रह कैसे हैं, उसके बाद जाकर हम एक निर्णय निकालते हैं कि अच्छा आज मेरी लाइफ में ये होगा, या 1 महीने बाद, ये जो भी आपको समय उसमें इंडिकेट होता है, ये वाले इवेंट्स होंगे। इस तरह से हम ये पूरा की पूरा चीजों को समझते हैं। ठीक है, चलिए अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं। जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है, एक एक करके आप क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं। Good evening, Upma ji. Can I go first? हाँ हाँ,
उपमा जी, अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। ये चार्ट्स मुझे पहले जस्ट ब्लैंक चार्ट्स लगते थे, but today I understand in a very simplified language of what you were saying. Very interesting. Thank you so much for it. Thank you. उपमा जी, my question will be, तो ये जो हम retrograde planets बोलते हैं, ये वक्री, मतलब I understand when you say clockwise, say anti-clockwise and north, तो ये मतलब उससे विपरीत दिशा में चलने लगेगा, करेक्ट? हाँ, ओके। एंड अगर विपरीत दिशा में चलता है तो इट गिव्स इट्स विपरीत इफेक्ट्स, करेक्ट? दैट विल बी राइट टू थिंक दैट वे? नहीं, आप है ना, मतलब अगर गहराई से समझना चाहते हो तो कोर्स को ज्वाइन करिए, क्योंकि है ना, ग्रह वक्री है, फिर मार्गी है, अस्त है, बलवान है, नहीं है, वो सारा डिटेल में समझने की जरूरत है, क्योंकि डिपेंड करेगा कि उसकी डिग्री कितनी है, कौन से नक्षत्र में है, उसके अनुसार उसके रिजल्ट होंगे। तो मतलब वक्री है तो उल्टे रिजल्ट वो कभी भी नहीं देगा, क्योंकि आपकी अभी कैसी स्थिति चल रही है उस पर भी डिपेंड करता है ना, तो वो बहुत बड़ा एक अलग तरह की चीज है। थैंक यू। हाँ जी, हरिहरन जी पूछिए। I'm sure the question which I'm going to ask you will be of interest to all the participants. I'm sure. आपने बोला 8वां भाव, 8th house, determines the lifespan. Can you please tell us how to calculate? 8th house inside lifespan determine करता है. नहीं, I'm sure all of us would be interested. नहीं, हरिहरन जी, लाइफ स्पैन देखिए, जन्म मरण ये दो चीज भगवान के हाथों में है। ये तो मैं ना कोर्स में भी नहीं बताती हूँ, क्योंकि वो एक बार बता दो दिमाग में बातें बैठ सकती है। देखिए, मैं आपको छोटी सी एक बहुत ही कहानी बताती हूँ। किसी एक के चार्ट में छोटी आयु का योग था। उसको सिर्फ समझा दिया गया कि तुम्हारे इसमें छोटी आयु का योग है, पर तुम अपने जीवन में ये आदतें डाल लो और इन चीजों को बिल्कुल अवॉइड कर दो, इनको बिल्कुल भी मत करना, और ये चीजों की आदत डाल के अपने व्यवहार में ये चेंजेस ले आओ। वो दीर्घायु में परिवर्तित हो गया। तो इसलिए आयु के बारे में नहीं बोला जा सकता है। आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं, समझकर, लगातार लगकर, परेशानी आने पर भी जो आपको बताया गया कि आपके ये पिछले जन्म से के कारण ये ऐसी गलती हो गई है, अब इसमें ये करके सुधार ले आइए, तो वो चेंजेस आ जाते हैं। तो आपको भगवान ने वो दिया हुआ है कि अपनी लाइफ को आप बदल सकते हो, पर समझो तो। ठीक है, लाइफ स्पैन के अलावा कुछ और पूछिए। Thank you. मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी, पूछिए मैम। इंग्लिश में ये भाव को क्या कहेंगे? हाउस। थैंक यू। वेलकम। उपमा जी। हाँ जी। ये बहुत एस्ट्रोलॉजर्स स्टोन पहनने का कहते हैं। हाँ, तो उससे हमारे लाइफ पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। तो दैट इज किसी, जैसे किसी ने ब्लू सफायर बोला, जैसे कि कोई कहता है ना ब्लू सफायर पहनिए, या मैंने ना, देखिए, जेमस्टोन्स के बारे में तो मैंने आज बात ही नहीं करी है। हाँ, और जेमस्टोन्स या रत्न या मेटल, जो भी चीज आप पहन रहे हैं, हर चीज से, इवन आप जो तुलसी की माला पहनते हैं उसका भी प्रभाव है, तो रत्नों का तो बहुत ही गहरा प्रभाव है। ओके। वो प्रॉपर हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आपको ग्रह समझ में नहीं आएगा कि वो क्या आपको दे रहा है, तब तक आप रत्न को कैसे पहन सकते हो। सही है, सही। ठीक है, तो वो डीप स्टडी का मैटर है। या ठीक है। जन्मपत्री। हाँ जी, जन्मपत्री। ओके, सो आज हमने भावों के बारे में भी समझ लिया है। अब कल कुछ अच्छे सरप्राइजेस आपके लिए रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी के इसमें ही क्या चीजें हमको ऐसी चेंज करनी चाहिए, क्या कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए,
वो सब बताते हैं। तो थोड़ा सा उनका बारे में छोटे तौर पर, क्योंकि इससे आगे की जो चीजें हैं, कैलकुलेशन का पार्ट अब बढ़ता जाना है, तो वो इसमें फ्री में नहीं है, फ्री क्लास में, क्योंकि उसके लिए जो वाकई में करना चाहते हैं वो उस चीज को कर पाएंगे। पर उपायों से संबंधित और भी कुछ अच्छी जो मैंने गिफ्ट्स आप लोगों के लिए निकाल के रखे हुए हैं, वो मैं सिर्फ उन्हीं को दूंगी जो कल लास्ट डे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आपके पास ईमेल वगैरह में मैंने कुछ चीजें लिखी थी कि मैं ये चीज आपको देने वाली हूँ, तो वो मिलेगा आपको। सरप्राइज है। क्लास है। हाँ जी, कल भी कल भी class है? क्लास है, कल 6 तारीख है। ओके 3 से पता 6। नहीं क्यों 3 दिन का समझ के बैठी थी। गुड बोनस फॉर मी। यस, ठीक है, चलिए। तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को यहीं पर Upma ji, just one हाँ thing. जी, I haven't received your email, so I had just joined through the group thing. I had filled the form, but मुझे email कोई नहीं मिला था आपसे. ईमेल तो मुझे भी नहीं मिला मैम। ईमेल सबको भेजा है, पर हो सकता है कि ना ईमेल आपके प्रमोशन वाले हेडिंग में गया हो। अच्छा, so उपमा जी मेरे ख्याल से वो आपने ना 30 दिसंबर को भेजा हुआ है सबको, मेरे ख्याल से। मुझे email नहीं, उपमा डेट जी. याद नहीं है, बट भेजा है। हाँ नहीं आया हुआ है, सबको आया और मेरे को भी आया हुआ है उपमा जी। मैम मुझे भी नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैंने ईमेल का सिर्फ जिक्र किया है। हाँ जी आया हुआ है सबको। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग करके आया हुआ है क्रैश कोर्स के लिए। हाँ आया जी, हुआ थैंक यू जी। हाँ जी, हरिहरन जी, आप अनम्यूट करिए। हर एक बॉग को, हर एक हाउस को कैसा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसका कोई नुस्खा या तोड़ मिल सकता है क्या? हर एक हाउस का तो नहीं, पर कल कुछ एक चीजें मैं जरूर अच्छा, से ओके, एज अ गिफ्ट जरूर से ओके। दूंगी। ओके, थैंक यू। मैम आपसे बात हो सकती है? अभी फोन कर सकती हूँ आपको पर्सनली? इज दैट नहीं, ओके? अभी नहीं, क्योंकि अभी है ना मेरी इसके बाद फिर दूसरी भी क्लास रहती है ना, तो इसलिए अभी नहीं। आपके साथ मैसेज पे बात करते हुए प्लीज गिव मी अ टाइम स्लॉट फॉर नेक्स्ट वीक इफ पॉसिबल। हाँ हाँ, वो सारा पॉसिबल है। आप कल दिन में बात कर लीजिए, पर अभी इमीडिएट में नहीं थोड़ा आई सा। अंडरस्टैंड दैट्स ओके। हाँ अभी मैंने परमिशन लिया। आई हाँ अंडरस्टैंड। हाँ, जरूर से। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू मैम। टेक थैंक केयर। यू, गुड नाइट। उपमा बाय जी। थैंक यू। बाय थैंक यू बाय। मैम। थैंक जी, आपको कुछ पूछना है? मैम मुझे पूछना है। हाँ बोलो। हाँ मैम, ये आप जैसे अभी ये तो हो गई सैम्पल क्लासेस, क्या आप कल बताएंगे कि आगे की क्लासेस आप इसी तरीके से करेंगे या कितने सेशंस जो में मेरी कोर्स कंप्लीट पूरा जो होगा? मेरी मेन क्लासेस हैं वो जी। इससे भी ज्यादा बेहतर होती हैं, और उनमें पीडीएफ के नोट्स, रिकॉर्डिंग, प्रैक्टिस, बहुत सारी चीजें होती है। ये तो जस्ट एक थोड़ा सा कि चलो कुछ ना कुछ सबको लाभ मिले, उसलिए ये करी है। पर एक्चुअली हाँ, आपकी क्लास का मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, जैसे एक टाइम स्लॉट में आप ही बोलते हैं, फिर थोड़ा सा टाइम स्लॉट देते हैं डिस्कशन के लिए। मतलब एकदम अगर टोटल डिस्कशन मोड में जाएगा तो नेट पढ़ाई कम होती है, लेकिन ये जो डिवीजन आपने किया हुआ है स्लॉट्स का, क्वेश्चनर एंड टीचिंग, ये बड़ा अच्छा है मैम। अगर हम इस तरह से नहीं चलेंगे तो हाँ। फिर है ना, कभी भी है ना कोर्स समय पर खत्म नहीं होगा। और मैं शनि की बहुत ज्यादा कद्र करती हूँ, इसीलिए समय का मुझे बराबर हो रहता है कि सबका समय का सदुपयोग होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने जीवन में समय का सदुपयोग नहीं किया तो फिर आप है ना शनि को तेल चढ़ाते रहो और प्रार्थना करते रहो, उसके बजाय समय का सदुपयोग कर लीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस कृति। मैम मैं सिर्फ रुचि जी को बताना चाहती हूँ कि मैं उपमा मैम की स्टूडेंट हूँ पिछले ऑलमोस्ट आई थिंक 5-6 महीनों से, और जितने भी वर्कशॉप्स और कोर्सेज हो सके मैं करती हूँ, क्योंकि वो इतना ज्ञान देती है। मैं भी हाँ, और वो एकदम ही विदाउट मतलब शी गोज बियॉन्ड
जो सिलेबस के बियॉन्ड हो, और मेरा जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट और जो भी कहो, उसके लिए सारा क्रेडिट मैं उपमा जी को देती हूँ, मैम को देती हूँ। आई थिंक बड़ा सोच समझ के उनके माँ बाप ने उनका नाम उपमा रखा, क्योंकि वो माँ के तरह एकदम ही गिविंग है। ये ऑनेस्टली जो दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, एंड आई कीप ऑन टेलिंग हर कि आप ये भी करिए, आप वो भी करिए, मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है। कभी कभी वो ही परेशान हो जाती है कि कितना करना है। थैंक यू कृति, मे गॉड ब्लेस यू। हाँ जी हाँ, रोजी। तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी डूइंग हर लेवल 3। करंटली आई एम डूइंग द एंसेस्ट्रल एस्ट्रोलॉजी विद her, और इसके बाद मैं नक्षत्र कोर्स भी करने वाली हूँ उनके साथ। हाँ, तो शी इज अमेजिंग। अमेजिंग इज द ओनली वर्ड आई कैन यूज। थैंक यू। Yes, रोजी भी मेरे साथ ही है, और रोजी भी बहुत अच्छे से सारी क्लासेस अटेंड करती है, और उसकी भी अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सारी चीजों को लेकर। मोना भी है। I would say everybody must attend, because वो आपके दिमाग से उछलेगा ही नहीं एक बार। ये तो आपने फ्री क्लासेस ली हैं, I mean that is so generous of you to do that, because अब मुझे तो वापस देखना भी नहीं पड़ रहा कि भी आपने क्या बोला है या कुछ, but I love hearing what you are saying, and फिर और हर टाइम लगता है कि कुछ और भी नया लर्न कर लिया है। So I just want everybody that make the most of it. Please join, because this is something which you will actually enjoy, because not only by the classes itself, but the notes are also so extensive. आप उसको हमेशा देख के पढ़ सकते हो, और recordings also she takes pains to give the recordings also, और टाइम पे आ जाती है सब रिकॉर्डिंग। जैसे उन्होंने बोला वो शनि की बहुत वो है, वो हर चीज टाइम पे सब कुछ आ जाता है, and you don't have to bother about it all. And I think all of us have to be in her classes for everything. Thank you, Upma ji. Thank you. Thank you, thank you. Grateful to you. And thank you for thank you for everything, making really. us meet Kruti also. Thank you. थैंक यू। Why that, Rosie? I'll connect with you separately on that. Yeah. उपमा जी, निकिता हाँ, here. हाँ Sorry, बोलो, अपनी बहन के अकाउंट से लॉगिन किया है। कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर दिस अमेजिंग क्लास। काफी हद तक काफी कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हुए हैं। जैसे मैंने आपसे कंसल्ट लिया था, बट ऑब्वियसली वो टाइम पे कुंडली देख के वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी जो अब हो रही है। जैसे एक एक राशि और एक एक भाव का जो आपने डिटेल बताया उससे हो रही है। आई हैड अ क्वेश्चन दैट अगर 12वें घर में किसी को कोई प्लैनेट हो जो तकलीफ दे रहा हो, आई अंडरस्टैंड एवरीबडी हैज अ डिफरेंट कुंडली एंड डिफरेंट प्लैनेट, बट अगर उसकी वजह से उनकी स्लीप खराब हो रही हो, तो इज देयर एनी जेनेरिक रेमेडी दैट कुड बी गिवन टू rectify the 12th house issues if anybody has? निकिता देखो, जेनरिक रेमेडी से ना कभी कभी तो है ना असर हो जाता है, पर कई बार नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे को है ना पर्टिकुलरली कौन सी राशि है उस पर डिपेंड करता है। पर आप एक जेनरिक वे में क्या कर सकते हो कि जो सौंफ होती है, सौंफ को आप एक सफेद कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रख दीजिए। 1 महीने तक उसको रखिए। 1 महीने के बाद वो सौंफ आप कहीं मतलब मिट्टी वगैरह में फेंक दीजिए, और फिर वापस से सौंफ कपड़े में बांध कर रख दीजिए। ठीक है? ये स्क्वायर शेप का एक थैली जैसा छोटा तकिया बनाकर उसमें रखना, गांठ बांधकर मत रखना। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, टेक केयर, कल मिलते हैं। थैंक यू। बाय। Good night. बाय। Bye. बाय। Thank you so much. थैंक यू।